प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताते चलो इसका आंसर क्या होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर को लगाते चला। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर लिया जाए। अब बताते चलो आप लोग, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, बता दो आप लोग। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, सभी बच्चे बताएंगे। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो वो निकाला था हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा 1 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आज के क्लास का जो सारा ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे बच्चे क्लास को भी लास्ट तक देखिएगा। ओके, चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल देखिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश कुमार, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बता दो आप लोग। बातचीत जो पार्ट है वो एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम आपसे पूछा गया, बता दो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार का जो नाम है वो है बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि सर 100 ऑब्जेक्टिव लेके आओ, तो भाई आप लोगों का डिमांड को हम कैसे टाल सकते हैं। तो लो 100 ऑब्जेक्टिव है। आज के क्लास में सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और सारे प्रश्नों का आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलेंगे। देखिए दूसरा का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या करें, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना, बता दो। बहुत ही आसान सा सवाल है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो यह रचना है श्रीनिवास दास की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 का सी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुपेश कुमार, कौशल कुमार, धीरज कुमार, वीना कुमारी, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे ही आंसर लगाते चलो और अच्छे से सारे प्रश्नों को याद करते चलो आप लोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 3 का एक काहे लगा रहे हो भाई, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट। अगर पूछे कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, दमयंती स्वयंवर अगर आए, दमयंती स्वयंवर अगर आए आपके सामने तब लगाना बालकृष्ण भट्ट। अभी जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा श्रीनिवास दास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। उन्नति का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब उल्टा शब्द आपसे पूछा गया है, तो उन्नति का विलोम क्या होगा। प्रगति, चाल, अवनति। अवनति सही जवाब है। 4 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। और 4 का कितने बच्चे सी लगाए हो एक बार देख लिया जाए फटाफट से। ओके, रवि कुमार, बहुत अच्छे आंसर सभी बच्चे लगाते चलेंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अवनति का विलोम उन्नति होता है। याद रखोगे आप लोग। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या करें, अधिकतम का विलोम क्या होगा। अधिकतम का विलोम आपसे पूछा गया, यानी कि उल्टा शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो अधिकतम का जो उल्टा होता है वो न्यूनतम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखो जी, उल्टा शब्द को आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि विपरीतार्थक शब्द क्या होता है या फिर विलोम शब्द क्या होता है, तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। विपरीतार्थक पूछे या फिर विलोम पूछे, दोनों एक ही बात होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गलत हो गया, ओके कोई बात नहीं, लेकिन आगे से गलत नहीं करना है। सारे प्रश्नों का सही आंसर देना और जिस प्रश्न का आंसर ना याद हो उसको आप लोग याद भी करते चला। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कृपा का विलोम क्या होता है। अगर भाई कोई कृपा के पात्र है, मतलब कोई कृपा है, तो मतलब वो को भी हो सकता है, यानी कि गुस्सा भी हो सकता है। कोई कृपा कर रहा है तो मतलब वो गुस्सा भी हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का ये बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए क्या करें, अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अपमान का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ पूछा गया आप लोगों से। देखो अगर विपरीतार्थक पूछे तो आप लगाओगे उल्टा शब्द, समझ लेना। पर्यायवाची पूछे तो समान अर्थ पूछा गया है। अपमान उपेक्षा भी हो सकता है, अनादर भी हो सकता है और अवज्ञा भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो बुद्धू का कांटा किसकी रचना है। बता दो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बुद्धू का कांटा जो रचना है वो किसकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, जयप्रकाश नारायण की है या फिर नामवर सिंह की है। किसकी रचना है बुद्धू का कांटा, बताएंगे सभी बच्चे। बुद्धू का कांटा किसकी रचना है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1911 लगा दीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 9 नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। नहीं है पूछा गया, अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो गुलेरी जी की नहीं है, बताते चलेंगे आप लोग। सुखमय जीवन तो है, बुद्धू का कांटा भी है और उसने कहा था भी है। अगर इन तीनों का प्रकाशन वर्ष की बात करें तो वो है 1911, दूसरा है 1911, ये भी है 1911, और तीसरा जो उसने कहा था ये 1915 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। 9 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 का डी कितने बच्चे लगाए हो। पुष्पा कुमारी बहुत अच्छे, रोशन अच्छे। ओके, तो डी सभी बच्चे लगाए हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, एक बार बता दो क्या मेरी वॉइस अच्छी जा रही है आप लोगों के पास। 10 का सही जवाब लगाने से पहले एक बार बता दो क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को अच्छी मिल रही है। आज कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार बता दो सभी बच्चे। एक बार बता दो क्या मेरी वॉइस अच्छी जा रही है आप लोगों के पास। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। मूल निवासी अगर पूछे तो मूल निवासी थे गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। अगर पूछे कि जन्म स्थान कहां है तो जन्म स्थान याद रखिएगा वो है जयपुर। जयपुर राजस्थान, क्या जयपुर राजस्थान जन्म स्थान है, जयपुर राजस्थान। अगर मूल निवासी पूछे तो वो है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे, यस यस यस। ऐसे ही भाई आज जो है नेटवर्क प्रॉब्लम अगर भगवान की कृपा से नहीं हुआ तो हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, बता दो सभी बच्चे। सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1583 में, 1615 में, 1478 में या फिर 1458 में। कब हुआ था सूरदास
का जन्म बता दो। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूरदास का जो जन्म हुआ था वो हमारा हुआ था 1478 में, यानी कि जन्म हुआ था 1478 में और निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, जयपुर राजस्थान लगा रहे हैं रोशन निषाद, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर लगाते चलना भाई, आप लोग बहुत आगे हो। मुझे तो लगा याद नहीं होगा, लेकिन सबको याद है कि जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हवा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, बता दो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हवा का पर्यायवाची पूछा गया आप लोगों से, बता दो क्या होगा? मतलब समान अर्थ पूछा गया, तो 12 का करेक्ट आंसर कौन कौन बच्चे सही सही लगाएंगे? तो डी बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छे, डी राइट आंसर है, क्योंकि पवन भी होता है, समीर भी होता है और अनिल भी होता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 12 का डी, बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप लोग, 12 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये आ चुका है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण, वही भाई संपूर्ण क्रांति जो रचना है उसके रचनाकार का नाम है जयप्रकाश नारायण, और इसको किसका दलाल कहा गया है ये पूछा गया आप लोगों से। तो बता दो क्या वो रूस है, ब्रिटेन है, जापान है या फिर अमेरिका है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 13 का डी सभी बच्चे लगा रहे हैं। आर्मी लवर बहुत अच्छे, प्रीति कुमारी, कौशल कुमार बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बता दो आप लोग, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बताएंगे सभी बच्चे इसका राइट आंसर। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे बता दो। आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या फिर सदानंद गुप्त, कौन सा होगा राइट आंसर 14 का? 14 का सही जवाब कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा सदानंद जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक का नाम था सदानंद जी। ओके याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, तब भाई पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा। इसलिए जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो एक बार क्लास को भी अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और एक बार लाइक कर दो आप लोग। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 15 नंबर सवाल बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में। 1924 में जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 15 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चा पार्टी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 16 नंबर सवाल बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो किसका कल्पित रूप है बताओ? शिव और पार्वती का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है भाई, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए लगा रहे हो आप लोग तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 का ए कितने बच्चे लगाए हो? 16 का ए अभी तक किसी का नहीं आया। हाँ दिनेश कुमार का ए आ गया, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 17 नंबर सवाल बता दो अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है बता दो आप लोग। अर्धनारीश्वर जो है एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम पूछे तो आप लगा देना रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। बता दो प्रेमचंद थे। प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। 18 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। गोल्डन कुमार कोई बात नहीं, लेकिन आंसर लगाते चलो आप लोग। चलिए 19 नंबर सवाल के बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था बताओ। रोज चैप्टर में आया हुआ है कि मालती का पति क्या है, तो डॉक्टर है। मालती के पति का क्या नाम है? तो महेश्वर है। और करेक्ट आंसर कौन सा? तो ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। रोज इनमें से क्या है? रोज जो पाठ है वो इनमें से क्या है? कहानी है, निबंध है, एकांकी है या उपन्यास है? रोज पाठ क्या है बता दो आप लोग। रोज पाठ जो है ये एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये है 20 का ऑप्शन नंबर ए है, याद रखोगे आप लोग बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम आपसे पूछा गया है, मतलब उल्टा शब्द आपसे पूछा गया, तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा? तो दंड हो जाता है। करेक्ट आंसर ए है। करेक्ट आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बता दो आप लोग। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान देना मतलब ध्यान देना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 100 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सारे प्रश्नों को भी याद करते चलेंगे। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? कान देना मुहावरे का क्या होता है? तो ध्यान देना। करेक्ट आंसर है 22 का सी, सभी बच्चे लगाए हो। ओके चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी बच्चे फटाफट से आंसर लगाते चलो भाई। एक बार मेरा एनर्जी देखो, एक बार मतलब जितना से शुरू किए थे अभी तक उतना ही बरकरार है, लेकिन आप लोगों का आंसर बहुत स्लो आ रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा? सभी बच्चे फटाफट से आंसर को लगाते चलो, स्पीड नहीं दिख रहा है आंसर में। चलिए हाथ मलना मुहावरे का क्या होता है? हाथ मलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है बता दो आप लोग। 23 का करेक्ट आंसर हाथ मलना पछताना होता है। करेक्ट आंसर डी है। 23 का डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। एग्जाम तक के लिए भाई हमारे साथ जुड़ के तो देखो, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह जो थे, एक लेख और एक पत्र चैप्टर पढ़े हो कि नहीं? एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है, एक लेख और कौन सा? एक लेख और एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है वो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, और इसमें भगत सिंह इसके लिखते हैं और इसका संपूर्ण परिवार है स्वाधीनता सेनानी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 24 का डी बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1922 में। कब? 1922 में। करेक्ट आंसर बी है 25 का। 25 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। बहुत अच्छे आर्मी लवर प्रीति यादव, आर्मी लवर रोशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आंसर बता दो आप लोग। बता दो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जैसी की है? बता दो आप लोग। मलिक मोहम्मद जैसी करबक जो पाठ है, करबक जो पाठ है ये हमारा मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, और ये पद्मावत भी इन्हीं की रचना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। सूर सागर जो रचना है ये सूरदास की रचना, गीतावली तुलसीदास की रचना, और झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बता दो 27 नंबर सवाल का जवाब। देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि मतलब जूठन जो पाठ है आत्मकथा, उसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसको परिवेश सम्मान कब दिया गया था ये पूछा गया आप लोगों से। तो यह दिया गया था कि 1995 में। प से परिवेश सम्मान और प से 95, याद रखिएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में समास आपसे पूछा गया, बता दो भाई बहन में कौन सा समास होगा?
बता दो सभी बच्चे भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में हमारा जो समास होता है वो हो जाता है कौन सा? मतलब द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर है कौन सा? ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 28 का ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कमल नयन में कौन सा समास है? बता दो कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है या फिर बहुव्रीहि है? कौन सा है बता दो आप लोग। कमल नयन मतलब कमल के समान, मतलब तुलना हो रहा है के समान, किसके समान? तो कमल के समान नयन है, तो मतलब ये कर्मधारय करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। नवरत्न में कौन सा समास है? बता दो आप लोग नवरत्न में कौन सा समास होगा? नवरत्न मतलब 9 गो रत्न है, तो नंबर का बोध हुआ द्विगु समास लगा सकते हो। 30 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। 30 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए, ओके ओके बहुत अच्छे। प्लीज सब फ्रेंड लाइक कर दो। ओके ओके थैंक यू। सभी बच्चे को लाइक कर देना भाई। कौन कह रहे हैं, कौन से बच्चे हैं? तो वो है भवानी पांडे, बहुत अच्छे। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर सवाल बता दो ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? बता दो आप लोग बच्चा पार्टी ओ सदानीरा जो पाठ है वो किस विधा के अंतर्गत आता है, यानी कि ये पाठ क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है या फिर नाटक है, क्या है? बता दो 31 का करेक्ट आंसर। तो ये हमारा जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम पूछे तो जगदीश चंद्र माथुर लगा दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 32 का। ऑप्शन बी लगा रहे हो आप लोग, सही जवाब है। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा 33 का। 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो हाँ 33 नंबर सवाल देखिए, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? 33 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। 33 का कौन सा सही जवाब होगा, सभी बच्चे बताएंगे। ओके 33 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोहन राकेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 33 का भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, उपभाषा में कौन सा उपसर्ग? उपभाषा मतलब कहने का अर्थ ये होता है उप प्लस भाषा। उपभाषा को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो उप ऐसे लिखते हैं भाई, उप लिखो और भाषा लिखो तो कितना हुआ? यहाँ देखो दो शब्द, एक उप है और दूसरा भाषा है, मतलब उप हमारा उपसर्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर भी है। अगर आपसे प्रत्यय पूछता तो अलग आंसर होता है, लेकिन उपसर्ग पूछा गया, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है? सुकर्म में उपसर्ग पूछा गया आप लोगों से। 35 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? सुकर्म मतलब सु प्लस कर्म, यानी कि सुकर्म होता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 35 का ये राइट आंसर है। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? बता दो आप लोग। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? सिपाही की मायकांकी जो है उसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश और इसका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 36 का, ये बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अजीत यादव बहुत अच्छे ए लगाए हैं, सुजीत कुमार भी ए लगाए हैं, रोशन कुमार, वीना कुमारी। चलिए चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने। बता दो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग जो पुस्तक लिखी है वो लिखा है नामवर सिंह ने। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नामवर सिंह। प्रगीत और समाज जो चैप्टर है, प्रगीत और समाज जो चैप्टर है हमारा, प्रगीत और समाज जो हमारा चैप्टर है वो एक प्रकार का क्या है? तो निबंध है, इसको भी आप लोग याद रखोगे, जिसके निबंधकार का नाम क्या बताया मैंने? नामवर सिंह है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी जो रचना है उसके कवि कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर डी है 38 का। 38 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे लगाते चलिए आंसर और फटाफट से क्लास को भी लाइक करते चलेंगे आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने 39 नंबर सवाल। बता दो जूठन क्या है? जूठन पाठ क्या है? ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए कि जूठन पाठ क्या है। बता दो सभी बच्चे जूठन क्या है भाई, बताओ। रितु कुमारी बहुत लेट हो चुके हैं। चलिए जूठन क्या है? तो वो है एक प्रकार का आत्मकथा। कौन सा आत्मकथा? तो दलित आत्मकथा है। कौन सा आत्मकथा है? तो दलित आत्मकथा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर 40 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम आपसे पूछा गया, बता दो कौन सा होगा। मलयज का मूल नाम क्या था? तो वो था भरत जी श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 40 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने। फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है, अभी को चैट पढ़ना इतना भी सही नहीं होगा। छात्रावास में कौन सा लिंग है? छात्रावास मतलब छात्रों का वास, मतलब छात्रों के रहने का स्थान। देखो छात्रावास मतलब इसमें कोई लिंग नहीं निकल के आता है, इसलिए आप कह सकते हो कि इसमें कौन सा, इनमें से कोई नहीं होगा, कोई लिंग नहीं होता इसमें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 41 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बता दो 42 नंबर सवाल का जवाब। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने बता चुका है कि एक होता है हमारा स्वर संधि। कौन सा होता है? तो स्वर संधि होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो व्यंजन संधि होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो व्यंजन संधि होता है। तीसरा कौन सा होता है? तो विसर्ग संधि होता है। तीसरा हमारा विसर्ग संधि होता है बच्चा पार्टी, विसर्ग संधि होता है। कितना हुआ? 3 हुआ। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है 42 का। 42 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने। बता दो जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ मतलब जगत का नाथ है, तो जगन्नाथ होगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 43 का। करेक्ट आंसर भी है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने। बता दो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बता दो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बताएंगे सभी बच्चे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक का नाम है नामवर सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? तो स्वतंत्रता हो। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 45 का, ये बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? किसकी रचना है? बताओ आप लोग। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है ये है जय कृष्णमूर्ति की रचना है। अगर पूछे कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है तो याद रखिएगा ये जिद्दू कृष्णमूर्ति है। पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति है। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? यहाँ नहीं लगा हुआ है, मतलब समझ सकते हो पद्मावत है, अखरावट है, चित्ररेखा भी है, लेकिन भक्तमाल नहीं है, क्योंकि ये रचना किसकी रचना है? तो ये रचना नाभा दास की रचना है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए ओके बच्चा पार्टी एक बार बता देना कि वॉइस सब अच्छी जा रही है आप लोगों के पास।
ऐसे नहीं कि चलते गए और पता ही नहीं चला कि वॉइस जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। बताते चलना, अगर वॉइस रुके तो बताते चलना आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, बता दो आप लोग। ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को या फिर राम को, किसे माना है मीरा ने अपना प्रियतम, बता दो सही आंसर क्या होगा। यह माना है कृष्ण को, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 48 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए, नाभादास का है रोशन निषाद, बहुत अच्छे। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, बता दो आप लोग। कृष्ण भक्ति यानी कि सूरदास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और ये तुलसीदास जी जो है ये हमारे राम भक्ति के कवि, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम आपसे पूछ दिया गया है, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर आनंद दास, कौन से थे बता दो। 50 का करेक्ट आंसर, 50 का सही जवाब बताएंगे आप लोग, कौन सा होगा सही जवाब। तो वो हमारा हो जाएगा वल्लभाचार्य, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि 100 का आधा हम लोग कर चुके हैं, अब 50 ऑब्जेक्टिव और बचा है। फटाफट से, बहुत ही कम समय लगा 50 ऑब्जेक्टिव करने में, और भी इतना समय लगेगा, बस 50 ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल देखिए। 51 नंबर सवाल देखिए, हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा, हताहत का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। हताहत मतलब हत जोड़ आहत, मतलब ऑप्शन सी सही जवाब है। 51 का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा हीना गुप्ता। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने, बता दो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं बता दो। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं क्या, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो मैंने बता चुका है कि एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा कौन सा होता है संबंधवाचक विशेषण। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं, याद रखोगे आप लोग। चलिए 53 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है, जुर्माना में प्रत्यय पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा इसका सही जवाब। उमेश कुमार पासवान, बहुत अच्छे। एक बार बताओ, चैट करो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तब सबका नाम ले लेंगे एक बार, सभी बच्चे एक बार बता दो आप लोग, सभी बच्चे बता दो एक बार इसका राइट आंसर बता दो, तब हम सभी का नाम ले लेते हैं। एक बार फटाफट से लगाना आंसर। और हाँ, चैनल पे जो जिस बच्चे का मैसेज शो नहीं हो रहा है, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो सारे बच्चे का वो मैसेज आने लगेगा, जिससे कि हम आपका सबका नाम ले पाएंगे। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जुर्माना में कौन सा प्रत्यय है, अब प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय में मैंने क्या बताया कि ये लास्ट में लगता है। जैसे अगर टिकाऊ लिखूं, यहाँ पे टिकाऊ अगर लिख दूं आपके सामने, तो टिक और आऊ मतलब आ और ऊ हमारा प्रत्यय हो जाता है, लेकिन यहाँ जुर्माना, जुर्म प्लस आना हमारा प्रत्यय हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 53 का। और 53 का बी लगाने वाले बच्चे कौन कौन से हैं एक बार देख लिया जाए। 53 का बी लगाए हैं सरिता भारती, बहुत अच्छे, और लगाए हैं पूनम कुमारी भी लगाए हैं, बहुत अच्छे, पूनम कुमारी भी लगाए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत में मतलब अति जोड़ अंत हमारा उपसर्ग हो जाएगा, कौन सा, अति हमारा उपसर्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 54 का, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखिए, प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है कौन सा, मर जाना, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 55 का, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 56 नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है, रामचरितमानस की भाषा का क्या है बता दो। मैथिली है, संस्कृत है, अवधी है या फिर ब्रज भाषा है। रामचरितमानस की भाषा का क्या नाम है, तो वो है अवधी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो ये है हमारे तुलसीदास की रचना, किसकी, तो तुलसीदास की रचना है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 57 नंबर सवाल, काम तमाम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, काम तमाम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बता दो आप लोग फटाफट से। काम तमाम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काम तमाम करना मतलब किसी का काम तमाम कर देना, मतलब खत्म कर देना, मार डालना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 57 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 58 नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तुलसीदास के माता जी का क्या नाम था, बताओ आप लोग। मुनिया, चुनिया, हुलसी या फिर फूलो। तुलसीदास के माता जी का नाम सभी बच्चे बताएंगे। तुलसीदास के माता जी का क्या नाम था, बताओ आप लोग। 58 का करेक्ट आंसर, तुलसीदास के माता जी का क्या नाम था। तुलसीदास के माता जी का सभी बच्चे आंसर लगाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, सभी बच्चे आंसर लगाओ एक बार। तुलसीदास के माता जी का जो नाम था वो हमारा था कौन सा, हुलसी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। तुलसी के माता जी का नाम क्या था, तो हुलसी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और जितने बच्चे सी लगाए हैं उसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। नाभादास किसके शिष्य थे, यानी कि नाभादास के गुरु का नाम आपसे पूछा गया, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। नाभादास किसके शिष्य थे, ओके चलिए नाभादास किसके शिष्य थे, तो वो थे स्वामी अग्रदास के, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 59 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। 59 का सी जितने भी बच्चे लगाए हो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, बता दो आप लोग। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वो पाया जाता है वीर रस, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। ओके चलिए अमरजीत ठाकुर न्यू स्टूडेंट नहीं हो आप, पहले भी आपको देखे थे। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, कंकाल जो है एक प्रकार का क्या है, तो उपन्यास है, और यह किस कवि की रचना है, बता दो आप लोग। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, बता दो। कंकाल जो है ये उपन्यास है, और यह किस कवि की रचना, शमशेर बहादुर सिंह की, जयशंकर प्रसाद की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, या फिर रघुवीर साय की, किस कवि की रचना है, बताओ आप लोग। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह की, जयशंकर प्रसाद की रचना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 का। 61 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन पूछा गया, निधन मतलब मृत्यु कैसे हुआ था, बता दो आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था बताएंगे सभी बच्चे।
सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में, यानी कि नागपुर से जबलपुर आपसी में कार दुर्घटना में इसका निधन हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति जो रचना है वो किसकी रचना है? पंत की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है? किसकी रचना है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 63 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए 64 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग जो कविता है वो किस काव्य संग्रह से ली गई है? पहले तो मैं बता दूं ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना क्या? तो पुत्र वियोग जो है रचना ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है और ये लिया गया मुकुल से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुकुल के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल लिखिए क्या कर रहा है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बता दो आप लोग। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उम्र का पता लगाना। 65 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 65 का ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे सुनील कुमार, धीरज कुमार, गोल्डन कुमार, बहुत अच्छे आंसर आप लोग बहुत अच्छे लगा रहे हो। ऐसे ही आंसर लास्ट तक लगाने रहना। ओके, चलिए 66 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? 1975 में, 78 में, 1960 में, या फिर 1976 में? कब की थी बता दो आप लोग। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? बताएंगे सभी बच्चे। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो यह किया था 1978 में। आपको भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना का नाम पूछे तो वो उषा चैप्टर आप लोग पढ़े हो, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ओके, चलिए 67 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सुकून की तलाश किसकी रचना? सुकून की तलाश, लो जी वही क्वेश्चन आ गया है कि सुकून की तलाश पहले क्या है? तो यह है गजलों का संग्रह। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि सुकून की तलाश क्या है? तो गजलों का संग्रह है और यह किसकी रचना है? तो याद रखना ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखोगे सभी बच्चे। सिकंदर कुमार भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत अच्छे। अभिराज भी जुड़ चुके हैं, पिंटू कुमार भी, बहुत अच्छे आंसर सभी बच्चे सही सही लगा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? बता दो आप लोग। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 68 का डी बिल्कुल राइट आंसर है, सभी बच्चे लगा लो 68 का डी। 68 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था बता दो। मुक्ति बोध ने संपादन किया था नया खून का, और कब यह प्रकाशित हुआ था? तो 1956 में। कब? 1956, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 70 नंबर सवाल, बता दो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं कौन से बच्चे सबसे पहले लगाते हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? बता दो आप लोग। नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? बताएंगे सभी बच्चे। तो यह है मुक्ति बोध की रचना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछे कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, तब आप ओम प्रकाश वाल्मीकि लगाइएगा। अन्यथा अगर पूछे कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो मुक्ति बोध लगाइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। सोनम खान आंसर लगाते चलिए आप लोग। ओके, सभी बच्चे के 9 बजे डेली क्लासेस को ज्वाइन करा करो आप लोग। 9 बजे डेली क्लासेस होती है भाई, 9 बजे पूरा 9 बजे क्लास ज्वाइन करा करो आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 71 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश जो है ये रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी? तो रघुवीर सहाय की रचना है। रघुवीर सहाय की रचना है ये, और ये क्या है ये पूछा गया आप लोगों से। 71 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा निबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो गोलू कुमार, बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप लोग। ब्रोकन बॉय, ओके आंसर लगाते चलिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। आत्महत्या के विरुद्ध किनकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, भूषण की है, रघुवीर सहाय की है, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की है? किसकी रचना है बता दो आप लोग। आत्महत्या के विरुद्ध किनकी रचना है? तो यह रचना है रघुवीर सहाय की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान आपसे पूछा गया, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। रघुवीर सहाय मतलब अधिनायक जो कविता पढ़े हो आप लोग, अधिनायक जो रचना है ये किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। 74 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। शहर शब्द में कौन सी संज्ञा है? शहर में संज्ञा पूछा गया आप लोगों से, बता दो 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। शहर में कौन सी संज्ञा है? तो शहर हमारे कई प्रकार के होते हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि जिससे जाति का बोध होता है या फिर जाति या उपजाति का बोध हो रहा हो, तो समझ लो वो हमारा जातिवाचक हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण मतलब जिससे झुंड का पता चलता हो। समूह हो गया मतलब दल हो गया, सेना हो गया, मतलब ये सारे का बोध होता है, यानी कि झुंड हमारा समूहवाचक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और ये लड़का जो है ये क्या है हमारा? तो जातिवाचक है। क्या? जातिवाचक है। और ये भारत क्या है? तो व्यक्तिवाचक है। भारत हमारा व्यक्तिवाचक। और बुढ़ापा क्या है? तो ये है हमारा कौन सा? तो भाववाचक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग के जैसे नेत्रों वाली को क्या बोलेंगे बता दो। मृग नयनी, मृग नयन, या फिर मृग नयना, अभिराम नयन, या फिर कमल नयन, क्या बोलेंगे इसको बता दो आप लोग। मृग जैसे नेत्रों वाली है तो नयनी बोलेंगे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। 77 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं? सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं बताओ। 77 का करेक्ट आंसर। सीमित व्यय करने वाले को क्या बोलते हैं? तो इससे बोलते हैं मितव्ययी। भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 77 का बी सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए रिमझिम यादव, बहुत अच्छे, स्वागत है, बहुत बहुत। ओके, चलिए उमेश कुमार पासवान भी ए लगाए हैं, गलत आंसर है। चलिए 78 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ? पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है बता दो आप लोग। रोशन निषाद अभी
100 ऑब्जेक्टिव है। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है बता दो आप लोग। पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो हुआ है वो किस भाषा में हुआ है, तो वो हुआ इतावली भाषा में। और ये किसकी रचना है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, याद रखोगे आप लोग। देखते हैं कितने बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है, ये भी विनोद कुमार शुक्ल के चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया। बता दो अब क्या होगा इसका राइट आंसर। ये देखा है लोहा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, याद रखोगे आप लोग। ओके 79 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। पत्नी बिटिया को क्या करती है, पत्नी जो है वो बिटिया को क्या करती है, तो समझाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है 80 का। 80 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। शिवम पटेल, रंजन कुमार, ब्रोकन बॉय, बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप सभी बच्चे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। नौकर की कमीज किसकी रचना है। नौकर की कमीज जो रचना है वो किस कवि की रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की है, रघुवीर सहाय की है, ज्ञानेंद्र पति की है, या फिर अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी रचना है नौकर की कमीज, तो वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये भी विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 81 का ये बिल्कुल सही जवाब है। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो तत्पुरुष किसकी रचना है। तत्पुरुष जो रचना है वो किसकी रचना है, तो ये रचना है किसकी, बता दो। 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर है अशोक वाजपेयी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 83 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। ज्ञानेंद्र पति को पहल सम्मान कब दिया गया था। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव का घर जो चैप्टर है ना, गांव का घर जो चैप्टर है ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है। और ज्ञानेंद्र पति को 2 पुरस्कार दिया गया था। एक दिया गया था कौन सा, तो साहित्य, एक दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दूसरा पुरस्कार, और दूसरा दिया गया था कौन सा, तो पहल सम्मान। दूसरा दिया गया था कौन सा, तो याद रखिएगा ये दिया गया था पहल सम्मान दिया गया था। दोनों को याद रखिएगा, पहला कौन सा है साहित्य अकादमी, दूसरा है पहल सम्मान। और दोनों जो खास बात है ना, ये 2006 में दिया गया था, दोनों 2006 में दिया गया था। याद करने के लिए आसान सा ट्रिक है, 2006 में दोनों पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन, साहित्य अकादमी और पहल सम्मान, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 83 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, डी बिल्कुल सही जवाब है। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल देखिएगा। मोपासा कहां के थे। मोपासा जो थे मतलब पूरा नाम है गाई डी मोपासा, ये कहां के थे बता दो। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 84 का। बी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल देखिए क्या करेगा। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था बता दो। 85 का करेक्ट आंसर। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था बता दो, तो यह हुआ था हमारा कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि यह हुआ था 1937 में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 85 का। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। भिक्षा शब्द क्या है। भिक्षा जो है ये भीख जो शब्द होता है, भीख एक शब्द होता है, उसका तत्सम रूप क्या होता है, तो भिक्षा होता है, समझ लो भिक्षा होता है। तो अब समझ लो भिक्षा शब्द क्या है, तो तत्सम रूप है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 86 का। तत्सम है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, यहाँ ना को ऊपर हो, ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। 87 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो रूट बोलते हैं। अगर जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं वो पूछे तो वो हमारा हो जाता है यौगिक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यौगिक होता है। जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, सार्थक शब्द जिनके होते हैं, सार्थक जो होते हैं वो क्या होता है, तो यौगिक होता है। और जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं वो हमारा होता है रूढ़, ऑप्शन नंबर बी लगा लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। 88 नंबर सवाल बता दो। 88 नंबर सवाल का जवाब पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा। पुराण शब्द का देखो, यहाँ कुछ बच्चे हैं जो टाइम पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं टाइम एक तो हमारा 7 बजे क्लास होता है, 7 बजे भी क्लास होता है, और एक होता है 9 बजे क्लास, 9 बजे भी होता है, 7 बजे भी लिख लो यहाँ पे। और कौन सा, तो 9 बजे भी होता है, 9 बजे एक होता है 7 बजे, और दूसरा कौन सा, तो 9 बजे होता है। तो याद रखिएगा टाइम को 7 बजे और 9 बजे क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओ पहले इसका बता दो पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पौराणिक, करेक्ट आंसर 88 का ए हो जाएगा सही जवाब। 88 का ए बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा पार्टी, सभी बच्चे ए लगा लो। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 89 नंबर सवाल। बता दो प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा। प्रेम का विशेषण पूछा गया है, जो चीजों की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशेषण बोलते हैं। तो और प्रेम का विशेषण आपसे पूछा गया तो प्रेमी करेक्ट आंसर है। 89 का ये बिल्कुल सही जवाब है, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए 90 नंबर सवाल देखिए ये आपके सामने। बता दो भारत का विशेषण क्या होगा। भारत का विशेषण आपसे पूछा गया, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का विशेषण क्या होना चाहिए बताएंगे सभी बच्चे। भारत का विशेषण क्या होगा, तो भारतीय हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये है। 90 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत का विशेषण भारतीय होता है। चलिए अगले प्रश्न के बटे 91 नंबर सवाल देखिए ये आपके सामने। रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। रक्ष प्लस अक, अक हमारा प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय लास्ट में लगता है। प्रत्यय क्या होता है, तो लास्ट में लगता है। और उपसर्ग क्या होता है, तो ये स्टार्टिंग में लगता है। स्टार्टिंग में लगता है कौन सा, तो उपसर्ग लगता है। और लास्ट में क्या लगता है, तो प्रत्यय लगता है। चलिए अगले प्रश्न के बटे 92 नंबर सवाल देखिए। आनंदित में कौन सा प्रत्यय, आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा बता दो आप लोग। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, सभी बच्चे बताएंगे। आनंदित में प्रत्यय, आनंदित में कौन सा, आनंद जोड़ इत, करेक्ट आंसर भी है। 92 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 92 का भी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 93 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्न में अगर शुद्ध शब्द की बात हो, सही शब्द की बात हो, तो परमेश्वर तो गलत पहले हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा होता है वो ऐसे हम लोग परमेश्वर को लिखते हैं। परीक्षण कैसे लिखते हैं, तो परीक्षण हम ऐसे लिखते हैं। और प्राण कैसे लिखते हैं, प्राण हमारा ऐसे होता है। ये परीक्षा सही शब्द है भाई, 93 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। परीक्षा शब्द हमारा सही हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जितने भी बच्चे भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, गलत बात है, एक बार क्लास को भी लाइक कर दो भाई। हम आपके लिए तभी से उसी एनर्जी में बरकरार है जिस एनर्जी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उसी एनर्जी में अभी तक हम आपके साथ बने हुए हैं। लेकिन आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो।
चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन बीमारी का उल्लेख किस कहानी में है? तो वो है हमारा रोज चैप्टर में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक चीज और भी बता दे रहा हूं, ये उसने कहा था जो है एक प्रकार का क्या है, तो कहानी है जिसके कहानीकार का नाम क्या है? कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है क्या? तो गुलेरी जी। पूरा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा। रोज जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, तो रोज भी एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है क्या है, तो अज्ञे जी है। इसको भी आप याद रख लो। तिरिच भी क्या है, तो तिरिच भी हमारा क्या है, कहानी है। याद रखना ये किसकी रचना है, तो ये उदय प्रकाश की रचना, उदय प्रकाश की रचना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 94 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए 95 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे, तो अमृतसर के, याद रखिएगा आप लोग। ओके और अगर पूछे कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि घुमा फिरा के आजकल कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम आपसे पूछा गया, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का जो नाम था वो था रवि सिंह। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा ये था मनरूप देवी, माता मनरूप देवी था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम जो है एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम आपसे पूछा गया, बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, बता दो सभी बच्चे। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार का जो नाम है वो हमारा है कौन सा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बता दो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना थी, तो ये था जूठन। इसको भी आप लोग याद रखना। जूठन पाठ क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, तो आत्मकथा है। जूठन पाठ एक प्रकार का आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर सवाल क्या कर रहा है। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा? वाराणसी में संज्ञा पूछा गया आप लोगों से। संज्ञा बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। वाराणसी में कौन सी संज्ञा है, बता दो। 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 98 का सही जवाब बताएंगे। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। वाराणसी कौन सी संज्ञा है, तो वाराणसी हमारा हो जाएगा कौन सा? वाराणसी एक है, तो हमारा व्यक्तिवाचक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगा लो। 98 का करेक्ट आंसर, क्योंकि हम उसी वाराणसी की बात कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, मतलब एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि विशेष स्थान हो तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए। मामा का विशेषण क्या होगा? मामा शब्द का विशेषण आपसे पूछा गया है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मामा शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ये हमारा होता है ममेरा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा। मामा का ममेरा होता है, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे लगाए हो उसका सही जवाब है। ओके चलिए 100 नंबर सवाल देखिए क्या करें। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है, बता दो। ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है, या फिर कविता है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र जो पाठ है वो एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, बता दो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे कि एक